नमस्कार साथियों, आज हम जनहित में चर्चा ले रहे हैं और जैसे कि जानते हैं संविधान के तहत ये मूलभूत अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो दिए हैं उनमें एक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार दिया है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार आज की तारीख में व्यापार बन चुका है। जहाँ देखो वहाँ पर अलग अलग स्कूलों में उनका व्यापारीकरण होते जा रहा है और व्यापारीकरण की वजह से उन्हें एक उद्योग की दिशा में लेकर के पेरेंट्स लोगों को परेशानी, बच्चों को परेशानी और सारे इससे रिलेटेड जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे अवसर पर आज हम ये जनहित में चर्चा ले रहे हैं और मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट रितेश धावड़ा जी। उसके पश्चात मेरे साथ है भारतीय अभिभावक संघ के अभिषेक जैन। मेरे राइट साइड में है पालक समिति के अजय चालखुरे जी। उनके बाजू में ही हमारे इस अभिभावक संघ के एक साथी हैं अमित होशिंग जी। ये तमाम साथी पालकों की जो समस्या है फीस को लेकर, स्कूलों की परेशानी, जो स्कूलों ने जो परेशानी बढ़ाई है उस परेशानी को लेकर, शिक्षा की परेशानी को लेकर ये तमाम लोग बात करने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं। तो जानते हैं इनसे कि क्या मामला है, ये शिक्षा का अधिकार व्यापार कैसे बन गया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप सबका, चारों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, स्वागत है हमारी इस चर्चा में। तो अजय चालखुरे जी, आप बताएंगे कि ये जो मामला है ये पालकों का और पालकों की हैसियत से आप क्या सोचते हैं कि ये मामला क्या है, लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। क्योंकि कुछ स्कूल तो बोलती है कि भाई फीस तो आपको देना पड़ेगा, फीस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की बातें चल रही है। अभी हम पैंडेमिक में जो चल रहा है तो उस समय पर भी हम देखते हैं कि इस दौर में बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही है। हो सकता है उसके पहले से ही हो, लेकिन ये क्या मामला है, आप बताएंगे। जी धन्यवाद वामन जी। मैं एक पालक के हैसियत से ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पिछले कुछ सालों में ये शिक्षा क्षेत्र में पालकों को कौन सी समस्याएं आई हुई है। बेसिकली क्या है कि पालकों को यानी अभिभावकों के जो बच्चे हैं वो एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी है, यानी इमोशनल फैक्टर है, जिसके वजह से हमेशा पालक ब्लैकमेल होते हुए आया है। अभी देखिए कि हमारे देश में एक एडेड स्कूल्स है और अनएडेड स्कूल्स है, मगर आप देखेंगे कि अच्छे जो पालक वर्ग है जिनके इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इन लोगों के बच्चे जो है वो अनएडेड स्कूलों में ज़्यादातर पढ़ रहे हैं। तो ये अनएडेड स्कूल जो है वो अनएडेड स्कूल पालकों से किस तरह से पैसा इकट्ठा करके इल्लीगली पालकों से के जेब खाली कर रहे हैं, ये इसमें बहुत बड़ा ये जानकारी का विषय हम यहाँ पे रखना चाहेंगे, मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि हमने देखा, अभी देखिए ये साल पैंडेमिक ईयर था, पैंडेमिक ईयर के वजह से जो पेरेंट्स थे वो जागरूक इसलिए हुए क्योंकि उनका बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है। अब स्कूल नहीं जा रहा है तो पालकों के दिमाग में नेचुरली ये सवाल आ गया कि भाई जब बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है तो हम पेमेंट किस चीज़ का करें। और स्कूल जो है वो 100% फीस मांग रही है। अब 100% फीस पेरेंट्स है ना देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा है तो कुछ कंसेशन दो। ये जेन्युइन डिमांड जो है ये पालकों की आज पैंडेमिक के वजह से उठी हुई है। इस कारण हुआ क्या कि जो पालक है उनको धीरे धीरे पता चला कि स्कूल में क्या हो रहा है, तो पालकों ने जानकारी लेने की कोशिश की कि फ़ी कैसे ले रहे हैं लोग। तो उन्होंने कानून पढ़ा, उन्होंने अपने फीस कैसे वो ले रहे ये देखा, पीटीए के बारे में जानकारी उन्होंने ली और इलीगलिटी क्या क्या चीज़ चल रही है स्कूलों में, इसके बारे में अभी पालकों में बहुत बड़ी जागृति आ गई है। इस वजह से क्या हो गया है कि हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये पैंडेमिक ईयर में तो ये डिमांड किया था क्योंकि स्कूल जो है वो वहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे, पूरी फैसिलिटी यूज़ नहीं हो रही है, इसलिए कंसेशन दीजिए। तो स्कूल ने मना कर दिया कंसेशन देने का। ठीक है, हमारी डिमांड ये थी कि ट्यूशन फ़ी के 50% आप पेमेंट लीजिए क्योंकि स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन ही चालू है, उसके लिए ज़्यादा कुछ खर्चा आएगा नहीं, इसलिए 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी आप ले लीजिए और
हम लोग उतना पालक, सभी पालक वो भरेंगे, मगर स्कूल को ये मान्य नहीं है, उनको पूरा ही ये चाहिए होता, फीस चाहिए। इसलिए हमने क्या किया फिर कि हमने देखा कि 2014 साल से कैसे इन स्कूलों ने अभिभावकों के तरफ से ज़्यादा की पैसे वसूली की है, इसका पूरा डेटा हमारे पास आ गया है। और ये डेटा आ गया है तो हमें ये जानकारी मिली है कि ये स्कूलों ने बहुत ज़्यादा पैसा लेने के वजह से, अभी हमारे पैसे उनके ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास से 2014 से, हाँ 2014 से ज़्यादा के पैसे ले चुके हैं, तो अभी हम और पैसे क्यों दें? एक तो तुम कंसेशन नहीं दे रहे हो, ऊपर से और पूरी फीस मांग रहे हो, जबकि हमने ऑलरेडी हमको एक्सप्लॉइट करके आपने ज़्यादा की फीस वसूल की है। तो ये बहुत बड़ा सवाल आज पैदा हुआ है। मेरे साथ में अभी फ़िलहाल यहाँ पर भारतीय अभिभावक संघ के हमारे अभिषेक जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो मामला चल रहा है, ये स्कूल वाले जो फीस के लिए टॉर्चर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने दिनों से, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 महीने से संघर्ष जारी है, तो ये किस प्रकार का संघर्ष है? आपको क्या कहना है इस मामले में? संघर्ष, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसा अजय जी ने बेसिक काफ़ी जानकारियाँ दी हुई है, उसी जानकारी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष है, ये जून महीने से जब से स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के बारे में पेरेंट्स को बताया कि इस साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से आपके बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, ये जानकारी जब पेरेंट्स स्कूल पहुँचे, जब उनको मिली टीचर से, प्रिंसिपल से, लेकिन इस जानकारी के जब डिटेल पूछने की कोशिश की, बाकी भी, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा देने से ही विषय ख़त्म नहीं हो जाता। विषय यहाँ से ये चालू होता है कि आप अगर ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं तो ऑनलाइन शिक्षा कितने टाइम तक के दी जाएगी, किस क्लास तक के बच्चे को दी जाएगी, किस एज तक का बच्चा उसको लेने में कैपेबल है या नहीं है, आपके पास गैजेट्स हैं भी घर में या नहीं है, सुविधाएं आपके पास गैजेट्स हैं तो आपके यहाँ पे नेटवर्क कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। क्योंकि जब आप समझते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन कोई काम करना है तो आपको जब जहाँ कॉलिंग होती है वहाँ अगर नेटवर्क थोड़ा पुअर भी हुआ तो आपकी टूटी फूटी बात तो हो ही जाती है, लेकिन आपको जहाँ पे अगर मोबाइल का नेट यूज़ करना है तो नेटवर्क आपको बहुत स्ट्रांग लगता है। तो अगर स्ट्रांग नेटवर्क जिन घरों में नहीं पहुँच पा रहा है और वहाँ पर भी अगर आप ये बात थोप देते हैं, थोपना कैसे? क्योंकि कोई चीज़ जब स्टार्ट की जाती है तो पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके आपको फिर उस पर डिसीजन लेना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स को और पेरेंट्स के बच्चों को आप वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने ये सुविधाएं देखी ही नहीं और आपने सीधा, जैसे ब्रिटिश काल में हम देखते थे ना कि लगान लगती थी, कि एक लगान का रूप अभी हमने इसको दिया है, क्योंकि ये थोपा हुआ है। थोपी हुई चीज़ कभी भी लगान कहलाती है, ठीक है ना। और अगर अंडरस्टैंडिंग से हुआ रहता तो हम मान लेते थे कि ठीक है, हमने बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग से हमने एक डिसीजन लिया कि हमारे बच्चे किस पैटर्न में और किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे, जो कि किसी भी स्कूल ने नहीं किया। नहीं करने का कारण मैं सर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल आज एक स्कूल मैनेजमेंट नहीं रहा, एक माफिया बन चुका है। और वो माफिया इसलिए बन चुका है क्योंकि आज हमने अपने ही पैसों से जो लाखों रुपए की फीस हर साल एक एक बच्चे के पीछे हम देते आ रहे हैं, वो ही लाखों रुपए की फीस से आज इनके पास इतने पावर हो गए, इतनी ताकतें इनके साथ में जुड़ गई है। चाहे वो राजनीतिक ताकत कहो, चाहे वो अधिकारियों की ताकत कहो, चाहे वो आप दूसरी कोई भी डिपार्टमेंट की ताकत कहो, शिक्षा अधिकारी से लेकर XYZ जो भी हैं, ये सारी ताकतें इस लेवल पे इनके साथ जुड़ चुकी हैं कि आज ये पेरेंट्स के किसी भी अधिकार, जो अधिकार खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेरेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में देकर रखा है, वो सारे अधिकारों को सुनने से और बात करने से आज कोई भी शिक्षण अधिकारी, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस बात से को सुनने से भी इनकार कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में वो लोग भी, राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण है कि कोई भी राजनेता हमारी आज हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। 6 महीने से ये विषय पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, यह सिर्फ नागपुर अकेले का या महाराष्ट्र अकेले का विषय नहीं है। अच्छा, कुछ स्टेट में जहां सेंट्रल की खुद की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, जहां खुद उनकी गवर्नमेंट है, वहां भी ये आंदोलन चल रहे हैं। जहां पे उनकी नहीं है वहां भी चल रहे हैं। जहां पे उनकी गवर्नमेंट नहीं है वहां या तो फिर हमको डिसीजन आ जाता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करेगी। लेकिन जब हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा ये मुद्दा नहीं, ये तो सेंट्रल मैनेज करती है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल का मामला है। तो हमें ये समझ नहीं जा रहा है कि आप अलग अलग तरीके से पेरेंट्स को, पालकों को, जिनको आप जो है चुनाव के समय में बहुत सारे आश्वासन देते हैं, और आज ऐसे समय में जब पहली बार हमें एक जरूरत
ज़रूरत पड़ी, जब हमने आपसे हेल्प की गुहार लगाई, जब हमने आपसे मदद मांगी, तो आप हमें इस तरीके से घुमा रहे हैं कि कोई कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का, कोई कहता है सेंट्रल का, और जहां दोनों जगह आपकी सरकारें हैं तो आप वहां जाकर बोलते हैं यार ये मुद्दा तो कोर्ट का है। और अभी आप देखेंगे कि 27 तारीख को, 27 नवंबर को भी एक डिसीजन आया हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि यह जो प्राइवेट स्कूल का मुद्दा है, यह किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, यह इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जबकि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक में, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी विषय आपके स्टेट का, आप उसके लिए स्पेशल गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड चालू है और कोविड के टाइम पे सारे अधिकार हर स्टेट को अपने अपने स्टेट में देकर रखा हुआ था, ताकि आप अपने लेवल पे कि आपके यहाँ कितनी संख्या, हाँ, कितनी संख्या कोविड पेशेंट की है, आपके यहाँ किस लेवल पे कोविड चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी सुविधाओं को यथारूप चलाते रहें और आप उसके गाइडलाइन आप जो है जारी करें। तो इस टाइप की जो एक व्यवस्था यहाँ पे चालू हुई थी, जो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी किया था, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट के कुछ स्कूल मैनेजमेंट ने उसके ऊपर में स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर लेने के बाद में अभी एक 27 तारीख को जैसा एक डिसीजन आया, तो ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि यह डिसीजन बिल्कुल भी पेरेंट्स के हक में नहीं है। और हक के साथ में आपने ही जो कानून बनाया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, आपने जो कानून, जब सीबीएसई के लिए प्राइवेट स्कूलों के जो कानून बनाया हुआ है, यह उसके भी पूरा तरीके से इसके भी अगेंस्ट है। तो मैं यही बात पूछने के लिए मैं दिल्ली भी गया था। दिल्ली में मेरे साथ बहुत सारे स्टेट के पेरेंट्स जुड़े हुए थे। हमने जंतर मंतर पे वहाँ पे धरना भी दिया 3 दिन का। मैं गृह मंत्रालय भी जाके आया, पीएमओ ऑफिस भी जाके आया, और एचआरडी मिनिस्टर हमारे जो रमेश पोखरियाल जी केंद्रीय मिनिस्टर हैं शिक्षा के, उनके पास भी हम जाकर आए, उनके पास हमने आवेदन भी दिया। लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं आया और अभी तक के कोई भी रियायत हमें नहीं मिली है। ये मामला इस तरह का है कि केंद्र सरकार, सीबीएसई यदि कोर्स कहें तो ये केंद्र सरकार के अधीन ही आता है, और ऐसे अवस्था में जब हमारे साथी जब जाते हैं, पेरेंट्स लोग जाते हैं कि भाई इसके ऊपर में कोई मुद्दा सुलझना चाहिए, इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा उलझाने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये स्टेट का है या सेंट्रल का है, तो ऐसे समय पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। और इस पर मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ में एडवोकेट रितेश धावड़ा जी हैं, तो ये जो कोर्ट का जो 27 तारीख का एक डिसीजन आया है, तो ये किस तरह से इस पूरे शिक्षा के अधिकार को किस तरह से प्रभावित करता है? कोर्ट से रिलेटेड अगर हम समझे तो 27 तारीख का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन नहीं है, वो इंटरिम ऑर्डर है। अभी तक के जो 8 मई का जो गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनिशियल पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिन्होंने एक कम्युनिकेशन इशू किया था टू ऑल द स्कूल्स, ये बोलते हुए कि आप सिर्फ फीस जो है इस साल बढ़ाओ मत, और आपकी एग्जिस्टिंग फीस जो है उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स दो। और किसी को प्रेशर मत करो पे करने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां तक खो दी है। ये कोई 1-2 सेक्टर की बात नहीं है, हर जगह पे इसका हिट हुआ है। तो इस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा एक कम्युनिकेशन इशू करके सिर्फ इतना बोला कि आप इस साल फीस मत बढ़ाओ और इंस्टॉलमेंट दो। वो जीआर को बॉम्बे प्रिंसिपल बेंच और ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया स्कूल एसोसिएशन द्वारा, और उसको स्टे ला लिया गया। तो अब अगर हम कोई भी अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो आपका मैटर पेंडिंग है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि उसमें एकदम इतना ही इश्यू था कि आप मत लो। अब क्या हो रहा है, प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है कि आप फीस भरो, नहीं तो हम आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं देंगे, नहीं तो हम आपका ऑनलाइन लिंक्स आती है तो हम आपका लिंक ब्लॉक कर देंगे। तो पेरेंट्स के बीच में बहुत कभी कभी दबाव आ जाता है, बच्चों के ऊपर दबाव आता है, क्योंकि जब तक बच्चे 3rd, 4th, 5th तक के, तब तक के बच्चों को थोड़ा कम समझता है, बट 6, 7 में आने के बाद में उनके दिमाग में भी ये सब चीज़ें आने लगती है। उनको ये ख्याल में नहीं आएगा कि हमारे माँ बाप के अभी क्या व्यवस्था है, कैसा है, सिचुएशन क्या है। बट जब उनको भरे क्लास में ये बोला जाएगा कि आप फीस भरिए, नहीं तो हम आपका रोक देंगे या फिर आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, इस तरह के जब स्टेप्स लिए जाते हैं, तब हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने जाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमको सीधा उठा के ये बोल देता है कि कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो ऑर्डर पास हुआ है वो इंटरिम ऑर्डर है, उसमें अभी तक के पेरेंट्स के तरफ से कोर्ट ने बात सुनी नहीं है। कोर्ट वन साइड प्रोग्राम, हाँ, फर्स्ट हियरिंग में पास किया गया ऑर्डर है।
तो हो सकता है कि पेरेंट्स इंटरवीन करे, पेरेंट्स का भी कोर्ट सुनेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल सुनेगा कोर्ट, और जो जो उचित रहेगा उचित न्याय निर्णय देगा। अब ये जो एक्ट है महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2011 में एक्ट के प्रपोज किया गया था, जो पास हुआ 2014 में। 2014 के बाद में 2020 तक के, आज 6 साल तक के ये लोगों ने ये एक्ट में स्कूल के जितने भी मैनेजमेंट्स है, जितने बड़े स्कूल है मैनेजमेंट्स ने इसके मैक्सिमम प्रोविजंस को इन्होंने वायलेट किया है। एक्सेसिव अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक्सेसिव रिकवरी की गई है, पीटीए फॉर्मेशन का कहीं नामो निशान नहीं होता है, वीडियोग्राफी करना पड़ता है उनकी मीटिंग्स की, वो उन्होंने की नहीं गई है। इसके एक्ट और रूल्स का पूरी तरह से वायोलेशन करके इन्होंने इतना एक्सेसिव फीस इन्होंने हमसे पेरेंट्स से आज तक के लिया है कि अगर वो हम कैलकुलेट करने जाए तो महाराष्ट्र में ये फिगर कम से कम हज़ारों करोड़ का हो सकता है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बट इसमें जाना चाहिए। अब हम लोग अगर डिपार्टमेंट के सामने जाते हैं तो डिपार्टमेंट अगेन पॉइंट आउट करता है कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, बट ये सब्जेक्ट का कोर्ट मैटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो ऑर्डर दिया गया है वो यही बोला है कि पेंडेमिक रिलेटेड जो भी आप कम्युनिकेशन इशू कर रहे हैं स्कूल्स को, वो आप नहीं कर सकते हैं इन व्यू ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अगर पेंडेमिक रिलेटेड आपको कुछ करना है तो ये एक्ट में अमेंडमेंट करके ही किया जा सकता है। अब कैसा है, कहा जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। ये सिचुएशन जनरल सिचुएशन नहीं है। आज तक के कोई पेरेंट्स ने 1 रुपये का भी कोई भी स्कूल से डिस्काउंट मांगा नहीं है, आंख बंद करके उन्होंने जो अमाउंट बोला वो दिया है। आज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और बच्चे स्कूल जा नहीं रहे। जहाँ बच्चा 8 घंटा स्कूल जाता था वहाँ आज उसकी 45 मिनट्स की एक क्लास हो रही है। तो अगर उसके लिए आप पूरा अगर हमसे अमाउंट मांगेंगे तो वो जस्टिफाइड नहीं है। लड़ाई शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत होने के बाद में ये जो एक्सेसिव रिकवरी है, पीटीए है, कई सारे पेरेंट्स ने तो आज तक के पीटीए का नाम तक नहीं सुना था। अब जाके लोगों को समझ में आया है सब कि क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। इस तरह से कोर्ट का ऑर्डर अगर पॉइंट आउट करते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर बहुत लिमिटेड है अभी, और वो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। तो वी शुड वेट, और अगर हमको है तो हम पेरेंट्स बिल्कुल इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे और हमारा पक्ष भी कोर्ट के सामने रखेंगे, और कोर्ट बरोबर दोनों बाजू सुनने के बाद में अच्छा निर्णय देगा, इसकी मुझे पूरा भरोसा है। वकील साहब का ये कहना है कि स्कूलों ने फीस रेगुलेशन एक्ट का हनन किया है, उल्लंघन किया है, और किस तरह से किया है उन्होंने कुछ बातें बताई, और भी कुछ उनसे बातें जानेंगे हम। लेकिन अमित होशिंग जी हमारे साथ में, मैं जानना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन की जो पढ़ाई शुरू हुई, सभी बच्चे 100% ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? दूसरा, और यदि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये स्कूल वाले जो फीस मांग रहे हैं पूरी फीस मांग रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के समय पर उनके परिवार के लोग परिश्रम कर रहे हैं, उसके झेरॉक्स निकाल करके ला रहे हैं, कहीं से डॉक्यूमेंट्स ये करके प्रोजेक्ट के इसके उसके जो भी है दौड़े दौड़े जाते हैं, पेरेंट्स लोग दौड़ करके आते हैं, और वो अपना समय दे रहे हैं, माँ बाप उसको समय दे रहे हैं, अपनी नौकरी धंधा सब छोड़ करके, बाकी के काम धंधे छोड़ करके बच्चे के इसमें समय दे रहे हैं जो ये ऑनलाइन चल रहा है। तो इनको फुल पेमेंट क्यों मांग रहे हैं फिर ये, जबकि माँ बाप भी तो मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप को कौन पैसा देगा? नमस्ते। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो हम सब पेरेंट लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया है डिस्कशन के लिए। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। आपने जो सवाल पूछा कि ऑनलाइन में सारे बच्चे आते हैं क्या, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, अभी मेरी बच्ची 8th स्टैंडर्ड में है, 12 साल की है, तो उसको एक अलग से मेरी हैसियत नहीं थी, तभी मुझे एक 12 से 14 हज़ार का मोबाइल ख़रीद के देना पड़ा। उसमें सवाल ऐसा है कि 12 हज़ार का क्यों नहीं खरीदा, 8-10 हज़ार का भी मिलता है, लेकिन मोबाइल हमको ऐसा ख़रीदना है कि जिसमें उनके सॉफ्टवेयर्स, अब उनको अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना है तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए, इंटरनल मेमोरी उसकी चाहिए। जैसा अभी अभिषेक भैया ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क का एक्स्ट्रा पैसा हमको जा रहा है, तो जैसा स्कूल पैसे मांग रही है
तो वैसा पेरेंट लोगों ने भी इसमें अननेसेसरीली पेरेंट लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ा है। अभी मेरी हैसियत ना होते हुए मेरे को 12 से 14 हज़ार का मोबाइल खरीदना पड़ा, कम से कम महीने का 1000 से 1200 रुपये का इंटरनेट का, कम से कम 2-2.5 GB दिन का जाता है, तो 1200 रुपये का महीने का इंटरनेट का खर्चा है। बच्ची अगर एक अलग से रूम में बैठ रही है तो वहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी का उसका खर्चा है। उसके साथ साथ में एक तो मुझे या फिर मेरे वाइफ को जो टॉपिक उसको डिफ़िकल्ट जाता है समझता है, हमको उसके साथ में बैठ के उसको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है करके। ये बात हो गई। दूसरी बात आती है टेक्नोलॉजी की। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल वाले गलत है या XYZ जो भी है, स्कूल के टीचर लोगों ने भी काफ़ी सारी मेहनत की है, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत नई चीज़ है। जैसा अभी हमारे एक मित्र धावड़ा जी ने कहा कि एक्सट्रीम मेजर्स नीड एक्सट्रीम सॉल्यूशंस, सॉरी एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स नीड एक्सट्रीम मेजर्स। तो टीचर, काफ़ी सारे टीचर लोग हैं, उनको भी गैजेट्स हैंडल करने नहीं आते, तो टीचर लोगों ने भी मेहनत की है। तो हम लोग टीचर लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से प्रताड़ित पेरेंट लोगों को कर रही है। पहला सवाल आपने पूछा था कि 100% बच्चे आते हैं क्या, तो जो हमने रेगुलेट किया, जो मैंने खुद ने देखा है कि 10 to 20% अब्सेंटी क्लासेस में होती ही है। और मैक्सिमम टाइम पे पहले 10 मिनट 45 मिनट का क्लास होता है, पहले 5 से 7 मिनट तो इसमें चला जाता है कि मैडम दिख नहीं रहा है, मैडम समझ नहीं रहा है, मैडम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और आखिरी के 5 मिनट जाते हैं, ओके मैडम थैंक यू मैडम, सुना ही नहीं दिया मैडम, होमवर्क क्या है, कैसा है, कितना होना है करके। तो 45 मिनट में से एक तो फिर वो पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, या फिर पीरियड 45 मिनट में से बच्चों को सीखने को उतना ही मिलता है। तो उसमें से भी जैसा आपने कहा कि पेरेंट लोगों की भागदौड़ होती है, जैसा अब हमारे घर का ही ले लो कि प्रिंट आउट निकालने के लिए हमको फिर वो जेरोक्स वाले से फ़ोन नंबर लेके फिर हम उसको ईमेल भेजते हैं, फिर वो प्रिंट आउट निकाल के रखता है, जाके 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये, कलर प्रिंट आउट निकालो तो 25 रुपये का एक है, ब्लैक एंड वाइट का पूरे एक पेज का प्रिंट आउट निकालो तो 10 रुपये का एक है। तो ये भी पेरेंट लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन है। यानी पेरेंट लोगों ने ऑलरेडी पैंडेमिक के टाइम पे अपने जेब से 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा कर दिए। अब सारे माँ बाप बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहते, तो किसी ने लोन पे लैपटॉप ले लिया, तो वो भी एक एडेड एक्सपेंसेस पेरेंट लोगों के ऊपर है, और उसके बावजूद स्कूल पूरा पैसा मांग रही है। इसमें एक और चीज़, जब हमने टीचर लोगों से बात की, क्योंकि टीचर लोगों से संबंध अच्छे थे, तो उनसे बात की तो उनके तरफ से हमको ये पता चला कि स्कूल वालों ने उनको भी 50% पेमेंट दिया हुआ है। यानी ऐसा भी नहीं है कि हमसे पूरे पैसे मांग के उनको पूरे पैसे दे रहे हैं। काफ़ी सारे टीचर लोगों को इन्होंने निकाल भी दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूलों में परमानेंट बेसिस पे टीचर नहीं रहते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, एडहॉक बेसिस पे, तो वो टीचर लोगों को इन्होंने निकाल दिया है। और जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि अगर 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई के अगर हम 50,000 रुपये साल के फॉर एग्जांपल अगर दे रहे हैं, तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई चल रही है, उसके लिए हमने फिर से 50,000 रुपये क्यों देना, जबकि हमने भी हमारे जेब से पैसा खर्चा किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी तक के हमको कहीं से भी नहीं मिला है। अभी मैं आपको कहूँगा कि इन्होंने कहा है कि 6 महीने से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जो चल रही है पर्टिकुलरली हमारे स्कूल की और हमारे मैनेजमेंट की, वो गए 2 से 2.5 साल से चल रही है। इसकी जनक थी हमारी वाइफ, वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन की सेक्रेटरी थी। उन्होंने 2 मीटिंग अटेंड किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ सही नहीं लग रहा है, सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, कुछ प्रोसीजर सही नहीं हो रही है करके। तो 1-2 मीटिंग्स मैंने एज अ प्रॉक्सी करके अटेंड किया वहाँ पे। तो पहले दिन ही उन्होंने मेरे को बोल दिया कि मिस्टर होशिंग यू आर नॉट मेंबर ऑफ द बॉडी, आप ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने लॉ पढ़ा है कि अगर मेरे को अटेंड करना है तो मेरे को प्रॉक्सी लेटर वाइफ ने अगर साइन करके दिया होगा, ऑथराइज लेटर, तो मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ, सवाल नहीं पूछ सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, लेकिन आई कैन अटेंड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर। तो ऐसे मैंने मीटिंग अटेंड की, और उसके बाद में मैंने वाइफ को एक लेटर बना के दिया कि भैया स्कूल से इसके ऊपर सिग्नेचर लेके आओ करके। उसमें काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट थे, जैसा अभी एडवोकेट दावड़ा साहब ने कहा कि जीआर जो है स्टेट गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है, जो 13-14 से लागू होना चाहिए था और लागू हुआ है, लेकिन स्कूल लोगों ने, यानी महाराष्ट्र के मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल वालों ने उसमें से एक भी कानून का पालन नहीं किया है। मैक्सिमम टाइम पे उन्होंने उसका उल्लंघन किया हुआ है। और रिकवरी की जैसे सर ने बात की, तो 13-14 से लेके तो अभी तक के करोड़ों रुपए की रिकवरी स्कूल वालों की तरफ निकलती है। लॉ ये बोलता है कि हर 2 साल में मैक्सिमम आप 15% बढ़ा सकते हो फीस, वो भी EPTA के कंसेंट से। अब EPTA क्या है? एग्जीक्यूटिव पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो ये है पेरेंट लोगों को दिया हुआ अधिकार, गवर्नमेंट ने, कायदे ने, लॉ ने दिया है कि भैया ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बॉडी रहेगी, जिसमें पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। ये दोनों मिल के डिसाइड करेंगे कि स्कूल की फ़ीस आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, तो क्यों बढ़ानी, क्या बढ़ानी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि EPTA, जब से हमने ये आंदोलन शुरू किया पिछले 2-2.5 साल से, तब हमने नुक्कड़ मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं कि पेरेंट लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराने के लिए हमने नुक्कड़ मीटिंग्स लिए। स्कूल के आजू बाजू में किसी एरिया में जाके, मोहल्ले में जाके 20 पेरेंट 25 पेरेंट्स की, भैया क्या है, कायदे ने आपको क्या अधिकार दिए हैं।
इसके ऊपर भी स्कूल ने ऑब्जेक्शन लेके हमारे ऊपर पुलिस केस की है। आज की तारीख में मेरे ऊपर 2 पुलिस केस चल रही है कि इन्होंने पेरेंट लोगों को भड़काने का काम किया है करके एज एन एक्टिविस्ट। अब मेरा ये कहना था कि जो काम स्कूल ने करना है, क्योंकि लॉ में सर क्लियर कट दिया हुआ है, अगर आप लॉ देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट दिया है कि स्कूल ने क्या क्या करना चाहिए। स्कूल का काम है कि पेरेंट लोगों को अवगत कराए कि ऐसी कोई बॉडी होती है, आपके ये अधिकार है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये जिम्मेदारी है करके। ये एक भी स्कूल ने, प्राइवेट स्कूल ने नागपुर में किया हुआ नहीं है। हमने शुरू किया था, आज की तारीख में हमारे साथ में 40 से 42 स्कूल जुड़ी हुई है कि जिनको हम ये काम फिर से हम बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं। तो ईपीटीए को अधिकार होता है सारा कुछ जानने का, स्कूल को बताना पड़ता है, कायदे से वो अनिवार्य है कि भैया अगर फीस बढ़ानी है तो हमने क्यों बढ़ानी है, तो उनको एक फाइनेंशियल प्रपोजल उनको देना पड़ता है जो ईपीटीए हैंडल कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी स्कूल है, हमारे स्कूल में भी नहीं हुआ, और जहाँ तक मेरे जितने भी मित्र है, जितने भी स्कूल जुड़े हैं, वहाँ पे भी ये ऐसा कुछ भी किया नहीं गया है। अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल, यानी आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे मित्र अभिषेक जैन जी जो दिल्ली तक के जाके आए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जाके उन्होंने अप्लीकेशंस की है, गुहार लगाई है, लेकिन कभी सुना नहीं है। अब मैं एक एक्टिविस्ट करके बोलता हूँ कि हमको तुम, यानी पॉलिटिकल, स्टेट गवर्नमेंट रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, एक बोलता हूँ कि हमको एज अ पेरेंट अगर नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट हमको एज अ वोट बैंक करके देखिए, यानी इससे स्टेट को भी फ़ायदा होगा और सेंट्रल को भी फ़ायदा होगा। यानी जो भी सरकार इसमें इंटरवीन करेगी, इसमें मध्यस्थी करके पेरेंट लोगों के लिए फ़ायदे की जो अगर कोई निर्णय आता है तो उसमें गवर्नमेंट को, जो भी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको एज अ वोट बैंक करके फ़ायदा होगा। तो एक अपील ये है आपके माध्यम से कि एज अ पेरेंट अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर लोग हैं जिनके अपनी स्कूल्स है, जिनके अपने हाथ उसमें फंसे हुए या पैसे लगे हुए। तो एज अ वोट बैंक करके देखिए, दूर का फ़ायदा देखिए, करीब का नुकसान होता है तो होने दीजिए, लेकिन इसमें पेरेंट लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा दिलाने के लिए आप कुछ कानून लाइए, ऐसी एक रिक्वेस्ट है। दूसरा एक मुद्दा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सारी तमाम स्कूलें जो है ये रजिस्टर्ड है अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ, तो ये जो स्कूल हैं, ये जितने भी स्कूल होते हैं, तो सबसे पहले तो इसके एक एसोसिएशन होती है, एक संस्था होती है, उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होती है चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में। तो ये स्कूलों की यदि इंक्वायरी करनी चाहे या संस्था की इंक्वायरी करना चाहे तो धर्मादाय आयुक्त, तो जो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ से आपके ये अभिभावक संघ के माध्यम से कोई एक्शन ली गई है क्या इस मामले में? जैसा मैं बोल रहा था और आपने भी सही सवाल पूछा है कि ये सारी स्कूलें जो है ये जब रजिस्टर होती है, सरकार के पास में जाती है, तो एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत ही प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर करना पड़ता है। यानी नाम कुछ भी हो स्कूल का, लेकिन उसके पीछे की संस्था कुछ और अलग होती है। यानी कोई भी आप प्राइवेट स्कूल देख लीजिए तो प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, लेकिन ऑन पेपर इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एज अ चैरिटेबल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत होता है। वो चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य, यानी ऑन पेपर तो ये बहुत बढ़िया दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, हम सर्विस देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन असल में होता कुछ भी नहीं है। ये 110% इसका इन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया हुआ है। जैसा पीछे आप देख सकते हैं, शिक्षा का इन्होंने व्यापार बना के रखा हुआ है और पैसे के लिए ही ये लोग काम करते हैं, बिना पैसे के ये लोग काम नहीं करते। तो इसमें अभी यानी कुछ चीज़ें, यानी जब से हमने ये चालू किया, और जैसा इन्होंने भी कहा कि काफ़ी सारे पालक लोगों को स्कूल के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, तो जब हमने इसमें खोजबीन करना शुरू किया तब हमें पता चला कि एक एक संस्था के नाम पे एक मैनेजमेंट ने 8-8, 10-10 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शुरू करके रखे हुए। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफिस में कमिश्नर को जब हम अप्रोच हुए, आरटीआई के तहत मैंने जब एप्लीकेशन डाली, मैंने खुद ने अपने जेब से पैसे करके कम से कम 3,500-4,000 रुपये मेरे लग गए वो इन्फॉर्मेशन निकालते। जब मैंने उनको उनके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगे तो उसमें हमको ऐसा पता चला कि एक संस्था के नाम पे इनके 16 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी इन लोगों ने यानी करप्शन बोलिए या गैरकानूनी काम करने से ये लोग बाज नहीं आए हुए। तो हमको चाहिए इंडिविजुअल स्कूल की इन्फॉर्मेशन। जैसा अभी मेरी बेटी अगर एक किसी ग्रुप के एक स्कूल में जा रही है तो हमको उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चैरिटेबल के पास में नहीं आती है। तो मेरा आपके चैनल से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और रिक्वेस्ट ऐसी है कि ये प्राइवेट स्कूलों को, इंडिविजुअल स्कूलों को आरटीआई के तहत लाइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन पे भी एज ए इंडिविजुअल स्कूल लागू होना चाहिए कि जितनी भी इनकी सारी कच्चे चिट्टे हैं, फाइनेंशियल इनके अंदर के जो मामले हैं, वो सारे के सारे बाहर पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। एज अ संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल स्कूल भी ये इन्फॉर्मेशन पालक लोगों को और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि
इनका जो ऑन पेपर का इनका जो स्टेटमेंट है कि वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर, हम कमर्शियल नहीं है, हम एक शिक्षा देने वाली संस्था है, अच्छे है XYZ, तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी ऑन पेपर बाहर आएगी। क्योंकि एक ही स्कूल सर पैसों का इतना बड़ा भंडार है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे कानून बोलता है, अपना एक्ट बोलता है 13-14 का, वो कि वहाँ पे ये किताबें बेच नहीं सकते, वहाँ पे कपड़े बेच नहीं सकते। तो ये वहाँ पे ये बिजनेस करते हैं, एक तो स्कूल प्रीमाइसेस में करते हैं या फिर इनका पर्टिकुलरली किसी दुकानदारों के साथ में टाइप होता है कि आपको ये स्पेसिफिक किताबें वहीं पे मिलेगी या कपड़े आपको सिर्फ वही दुकान में मिलेंगे। क्यों भाई, हमारे टेलर हमारे पहचान के हमारे घर की कपड़े की दुकान है तो हम हमारे घर पे क्यों नहीं सिलवा सकते? नहीं, आपको वहीं से खरीदनी पड़ेंगी, वो किताबें भी आपको वहीं से खरीदनी पड़ेंगी। उसके बाद में सर इन लोगों का स्कूल से रिलेटेड जैसा कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, काफ़ी सारे कंपनीज़ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी भी डीलिंग्स इनकी फेयर एंड इक्वल नहीं है कि भैया यानी आपने सही तरीके से 3 टेंडर बुलाया नहीं बुलाया, उसका क्या किया। प्लस काफ़ी सारे स्कूलों में सोलर सिस्टम्स इन्होंने लगाई हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी डीलिंग्स या रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स। अभी एक ही घराने के ग्रुप में, मैनेजमेंट ग्रुप में कम से कम 15 से 20 लोग हैं, किसी की सोलर की कंपनी है, किसी की और की कंपनी है, तो ये कह देते थे कि भैया इन्होंने इनको रेंट पे दिया हुआ है करके। तो पैसे स्कूल में ही जा रहे, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन पैसे वहीं के वहीं वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट में ही घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कूल है इनकी आर्थिक जांच तो होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल 100% होनी चाहिए सर। इसमें मैं एक आखिरी कमेंट मैं करना चाहूँगा जी कि आर्थिक जांच के लिए यानी हम थक गए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जा जाके, जैसा अभिषेक जी ने कहा, दावड़ा जी ने कहा, अजय भाई ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स पिछले 2.5 साल से हमने कम से कम 100 के ऊपर उनके पास में कंप्लेंट्स दे दिए विद प्रूफ एंड एविडेंस कि ये कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर एटलीस्ट शो कॉज नोटिस आपने आज तक क्यों नहीं भेजा। अभी ये मुद्दा पैंडेमिक में, जैसा दावड़ा जी ने और अभिषेक ने कहा कि ये पैंडेमिक में ये मुद्दा उभर के आया है, लेकिन अभी ये मुद्दा हमारा जो लड़ाई है वो पैंडेमिक से और परे है कि भैया पिछले इतने सालों से जो इन्होंने गैरकानूनी काम किए हैं उसका हिसाब हमने किया, हमने लगाया, उसके प्रूफ हमने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिए, एजुकेशन ऑफिसर को दिए, डायरेक्टर को दिए हैं, तो उन्होंने अभी तक स्कूल को शो कॉज नोटिस पिछले 2 साल में क्यों नहीं दिए। ये क्लियर कट साबित करता है कि ये एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल के बीच में कुछ ना कुछ तो है, जिसके वजह से, अब है नहीं हम बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि जिसकी वजह से एजुकेशन ऑफिसर बैकफुट पे है और उन्होंने उनका काम नहीं किया। जो एक्ट बोलता है, हमने उनको क्लियर कट दिखाया कि एक्ट बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, और स्कूल के पेपर पे, लेटर हेड पे हमारे पास में प्रूफ्स है कि जिसमें स्कूल ने वो कंप्लीट 100% उसको वायोलेट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पूछा। तो इसके लिए हमारी आपके चैनल से और इसके पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक थर्ड पार्टी इसकी कमेटी बनाई जाए और इनका एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट, ये एक टर्म होता है जब फाइनेंशियल ऑडिट होता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के नज़रिए से ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। तो ये सारी जितनी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है इन सारों का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट होना चाहिए 13-14 से लेके, तो बात असली सामने आएगी और वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराना चाहिए। अगर ये एक तरफ कहते हैं कि हम सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, हम नोबल कॉज के लिए हमने ये संस्था बनाई है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर इनको इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में दिखाने के लिए डर किस बात का है। अगर एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारे पैसे की कोई, हमने कुछ धोखाधड़ी नहीं की है, इलीगल कुछ नहीं है, तो फिर आप पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रहे हैं? सर हम हमारे स्कूल को मांग रहे हैं, पिछले 2 साल से हमको आज तक एक पेपर भी हमारे स्कूल ने नहीं दिया। स्कूल तो पेपर तो नहीं देगी, और इसके लिए अभिभावक संघ जो पालक है, तो इन लोगों को इस दिशा में तो आंदोलन करते रहना पड़ेगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथी लोग जिस बात को हमसे ओपन कर रहे हैं, उन कुछ बातों को, तो पालक जो है, विद्यार्थी परेशान है, विद्यार्थी तो भाई पढ़ने का काम करेगा, उसके पालक को ही जो कुछ है उसके लिए तामझाम जो भी है उसके लिए सुविधा जुटानी पड़ेगी, मोबाइल हो या फिर उसके लिए जेरॉक्स हो या प्रिंट आउट हो, तो ये सारा काम तो करना पड़ेगा। एक पालक के हैसियत से अभिषेक जी, पालक के हैसियत से ये पालक की जो मांगे हैं, ये पालक इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरह से ये मुद्दा है 2013-2014 से लेकर के ये चल रहा है, ये ऐसी लगातार चलती जा रही है, प्रक्रिया चल रही है, जबकि संविधान, भारत का संविधान कहता है कि शिक्षा एक अधिकार है। अब इस अधिकार को जिन लोगों ने व्यापार बना दिया है, जिनके तरफ में आप गए हैं, हमारे पूरे पालक समिति के लोग गए हैं,
और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जो स्कूलें हैं वो राजनीतिक लोगों से संबंधित है। तो ऐसे राजनीतिक लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये जो समस्या है, इस समस्या को सुलझाने के लिए आमदार बोलो या खासदार बोलो या अपने अपने इलाके के जो भी लोग हैं जिनको आप या हम लोगों ने चुन के दिया है, वो लोग इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं, या फिर उनके तरफ में आपने क्या गुहार लगाई, इस दिशा में उनका क्या कदम है, कोई स्टेप लिए हैं उन्होंने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। राजनीति की जहाँ तक हम बात करें कि राजनीतिक जो लीडर्स हैं, जो पोजीशन में है या जो अपोजिशन में है, दोनों की हम बात करें, क्योंकि हम तो इस समय में पोजीशन और अपोजिशन, चाहे वो किसी भी पार्टी का, आप छोटी से छोटी पार्टी का अगर बात करें हम, या बड़ी से बड़ी बैनर की बात करें, हम सभी राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स के पास में चक्कर लगा चुके। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर ये लीडर ध्यान नहीं दे रहा तो उसके पास जाएंगे, दूसरी पार्टी के पास, तो वो ध्यान देगा। होती क्या सर, जैसे हमारे यहाँ देश में एक व्यवस्था है, तो भारत में हम देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से चलती है, तो यहाँ पे जब एक पार्टी, कोई बड़ी पार्टी जो कि अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पे सत्ता में है, अगर कोई ऐसा बड़ा विषय आता है जिस विषय को लेके जनता डिमांड करती है कि हमें न्याय चाहिए, और वो बहुत बड़ा ऐसा विषय रहता है जिससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो होता ये है कि पोजीशन तो उस पर ध्यान देता नहीं। क्यों? अगर पोजीशन उस पर ध्यान देता है और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, वो अपने पर्सनल रीजन से, तो उनके ऊपर उंगलियां उठती कि सरकार में तो आप ही बैठे हैं, लेकिन आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसलिए ऐसे मुद्दों को जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो उस मुद्दे को नहीं उठाती। उठाता कौन है? अपोजिशन। क्यों उठाता? क्योंकि वो उस समय अपोजिशन में बैठे रहते, तो अपोजिशन में उन्हें ऐसे ज्वलंत मुद्दे चाहिए होता है जिस पे वो बात कर सके और सरकार को झुका सके और अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि अगर हम पोजीशन में आए तो हम इस तरीके से आपकी सहायता करेंगे इन सारे विषयों पे, क्योंकि हमने अपोजिशन में रहते हुए इन मुद्दों को उठाया था। ठीक है, लेकिन अभी स्थिति साहब ये है कि सारे राजनीतिक पार्टियों के पास जब हम गए, तो जो भी पार्टी के लीडर से हम मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब भी हम सारे बड़े लीडरों से मिले, चाहे वो पोजीशन के हो अपोजिशन के हो, तो उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा आश्वासन दिया। जब फर्स्ट टाइम हम उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट लेके गए, जब हमें बात की, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमको मतलब बोलते ना हाथों हाथ लिया कि आपका मुद्दा बहुत बढ़िया है, जनहित का मुद्दा है, यह कार्रवाई जिस तरीके से आप चाहते हैं ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपको ये राइट्स दिए हुए हैं। ये सारी जानकारी जब हम उन्हें देते हैं कि हमारे पास राइट्स क्या क्या हैं और स्कूल किस गलत तरीके से हमारे साथ अन्याय कर रही है और गलत तरीके से स्कूल चला रही है, तो वो हमें एक आश्वासन देते हैं, 2-4 दिन का समय देते हैं। लेकिन 2-4 दिन बाद जिस भी लीडर के पास हम गए या हमने कॉल करके बात की उनसे, तो सारे लीडरों ने जैसे एक मौन व्रत होता है ना, चुप्पी सी साध ली। और उसका आज मैं आपको सबसे बड़ा एक कारण बताना चाहता हूं कि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब जिस लीडर ने हमें आश्वासन दिया, जब उन्हीं के पार्टी के लोगों ने आकर कहा, अरे भाऊ आप ये क्या कर रहे हैं, यहां तो अपने ही मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, मैनेजमेंट में अपने ही लोग इन्वॉल्व है अपनी पार्टी के, तो उनको समझ में आया नहीं 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 नहीं, ये मुद्दे को हम नहीं उठा सकते। वो जनहित का मुद्दा हो या कोई भी हित का मुद्दा हो, हमारे लिए तो सबसे बड़ा हित कौन सा है, हमारी पार्टी के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सब जो मंच तक की बातें हैं, चुनाव तक की बातें हैं कि हम बोलते जनहित में हम ये कार्य करेंगे, हम समाज को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो डेवलपमेंट के काम हम करेंगे। अरे लेकिन कहां है वो काम? मैं पूछना चाहता हूं कहां है आज इतना बड़ा काम? आपको रेप केस दिखता है, आप हाथरस का रेप केस को तो 2 महीने 3 महीने चलाते हैं चैनलों पे, और गवर्नमेंट और सारे पोजीशन और अपोजिशन उस पर बात करती है, आप उसके घर तक एक गरीब के पहुंच जाते हैं। हाँ? और दूसरे, अगर आप एक सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा देखें तो 4 महीने तक के 3-3 स्टेटों की सरकारें उसमें लग जाती है और सेंट्रल भी कहीं ना कहीं से कूद जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको सारे हिंदुस्तान के लोग उससे प्रभावित हुए। ये बात है क्या? एक पर्सनल किसी व्यक्ति का मुद्दा, मैं मानता हूं वो हीरो थे, लोगों के लिए वो बहुत चहेते थे, लोग उनको आइडियल भी मानते रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आज मैं कहता हूं कि इससे कितने लोग प्रभावित हैं। ठीक है, वो कानूनी तरीके से सही हुआ गलत हुआ, मैं उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रखता और ना ही रखना चाहता, लेकिन मैं जिस विषय के लिए जानकारी रखता हूं और जिस विषय के लिए मैं न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूं, वो विषय ये है क्योंकि इससे देश का हर एक व्यक्ति प्रभावित है। आज पालक किस घर में नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, सभी घरों में पालक है। आज आप एक 2nd क्लास के बच्चे को कहते हैं कि आप 4 इंच के मोबाइल में आप ऑनलाइन शिक्षा लें, ये कहां तक के पॉसिबल है?
हम इतने एडवांस कैसे हो गए? सही बात है, जबकि स्कूल में क्लास में बैठकर ही बच्चे लोग 50% बच्चे जी लोगों हाँ। को कुछ समझता नहीं जी, है, जी। तो घर में बैठकर ऑनलाइन देख करके कितना पढ़ेगा वो? बिल्कुल, हमने यही क्वेश्चन सबसे पहले उठाया था कि जहां पे आप एक टीचर 40 बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाती हैं और उसके बाद जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब वहां पहुंचते हैं, चाहे वो 1 महीने में या 2 महीने में रखी जाती है, तो हमें कंप्लेंट्स क्या मिलती है कि आपका बच्चा तो सुनता ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई पे। बहुत सारे बच्चों की इस टाइप की टीचर्स की कंप्लेंट होती है। जब आप क्लासरूम में बैठ के बच्चों को आमने सामने बैठ के जब आप प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि बच्चा ऑनलाइन बैठ के और 4 इंच के मोबाइल में, जिससे कहीं नेटवर्क नहीं मिलने पा रहे, ठीक से बात नहीं हो पाती, वहां आपको फेस करके और बच्चा उसमें ऑनलाइन पढ़ेगा? अब मैं आपको कितने बच्चों की ऐसी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि जैसे कितने पालक है, अगर आप सर्वे करें ना आज की डेट में, तो आपको पता लगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आज दिमागी मानसिक तनाव जिनको हो रहा है, जो आज जिन्होंने डॉक्टर के पास सलाह लेने जाना पड़ रहा है। आंखों में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आंखों का जो पानी होता है वो ड्राई हो चुका है और उनको तकलीफें जा रही है, जिनको चश्मा लगाने तक के लिए डॉक्टर ने कह दिया। तो आपके क्या स्वास्थ्य को लेके, आपके बच्चे को स्वास्थ्य के लेके आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप कहते हैं कि इस तरीके से आप स्कूल चला रहे हैं। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन का डिसीजन अगर पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूलों ने लिया तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेला माध्यम है जिसके माध्यम से फीस वसूली जा सकती है, और वो भी आप 100% की बात करते हैं। अगर आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं और ऑनलाइन शिक्षा इतनी जरूरी है और आपको बच्चों के भविष्य की इतनी ही चिंता है कि अगर बच्चे कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं आगे जाके उनको परेशानी होने वाली है, मैं कहता हूं तो फिर इसमें 100% की क्या जरूरत है फीस की? आप जितना आप शिक्षा दे रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी की एक्टिविटी बंद है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद है, आपने स्टाफ कम करके रखा है, आपने अपने स्कूल के सफाई कर्मियों तक को हटा दिया है। आपने जहां 100 टीचर्स है वहां आप 20 और 25 की संख्या में आज आपने टीचर्स रखे हुए हैं, हाँ? और उसमें भी आप जो है जितने टीचर्स और जितना स्टाफ रखा है उसमें भी किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70% सैलरी देते हैं। अभी जबकि डिसीजन नहीं आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डिसीजन अभी ये नहीं आया, आपने कोई भी रियायत की बात पेरेंट्स से अभी तक 1% की भी की नहीं, और आपने अभी रियायत नहीं देने के पहले ही आपने सैलरी काटना चालू कर दी। इसका मतलब आप दोनों की तरफ से कमाई का जरिया आप बना रहे हैं अपना। टीचर भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, लेकिन उसके बाद में प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी, आपने इस तरीके से एक वातावरण खड़ा कर दिया है कि आपके सामने आके कोई भी पेरेंट्स आज खुले रूप में बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तरीके से उसको धमकी देते हैं, अगर आप हमारे अगेंस्ट में जाएंगे तो अगले साल तो आपको हमारे पास आना है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो हम उसका भविष्य कैसे खराब कर सकते हैं। इस टाइप की धमकियां जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तरीके से दी जाती, उसका नतीजा नहीं तो आप बताइए कि आप किसी चीज से अगर प्रभावित हैं, आपको अगर किसी चीज से तकलीफ हो रही तो आप अपना दर्द नहीं बता सकते। आपको आज ये भी आजादी नहीं रही इस देश में, तो क्या मीनिंग है? और शिक्षा की जहां तक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी का लीडर अगर ये बात करता है कि हमें अवेयर होना चाहिए, हमें साक्षर होना चाहिए, तो मुझे बताइए कि साक्षरता को आपने स्वास्थ्य और शिक्षा को इतना महंगा करके रखा है जनाब, सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा को, कि मजबूरी में हमें प्राइवेटीकरण, निजीकरण की तरफ जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाना पड़ता है। तो आप जब शिक्षा ही हमारे हाथ में नहीं रही, अवेयरनेस होगी नहीं, तो फिर आप ये बताइए, आप बोलते हैं कि अरे बोर्ड का परसेंटेज बढ़ाओ, बोर्ड का परसेंट कैसे बढ़ेगा? जब तक शिक्षा नहीं होगी तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? आपको पहले शिक्षा, ये बेसिक चीजें तो आप दीजिए। आप चांद पे जाने की बात करते हैं, अरे आपके पास जमीनों पे हालात ठीक नहीं है और आप चांद की बातें करते हैं। आप फाइटर प्लेन लाते हैं, आप दुनिया के आप परमाणु बम लगाने के लिए तैयार है, सब आपने व्यवस्था बाहरी कर दी। अरे लेकिन घर के अंदर की व्यवस्था को तो देखिए सर, घर के अंदर स्थिति है कि शिक्षा का ठिकाना नहीं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं हम। ये इस तरह का अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और अनएडेड स्कूल जो है और राज्य के जो निर्देश आए हैं, परिपत्रक आया है 8/5/2020 का, तो उसे रद्द करने का और कुछ अलग पेश करने की बात ऐसी चल रही है। क्या मामला है ये? 8/5/2020 का जो ऑर्डर है वो अगर लीगली अगर देखा जाए तो हाँ, एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्ट में अमेंडमेंट जरूर किया जा सकता है। जैसे पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट्स आए हैं स्पेसिफिक इस सिचुएशन को लेके, तो वैसा अमेंडमेंट इस एक्ट में भी किया जा सकता है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा उनके पास में पावर्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अमेंडमेंट करते हैं तो फिर उनको वो चीज़, जितनी भी स्कूल्स है, प्राइवेट है, एडेड है, अनएडेड है, पार्शियली एडेड है, फुली अनएडेड है, सबको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये व्यवस्था है हमारे पास में, बट इसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो एक बार अगर सरकार दिखा दे तो बहुत बहुत पेरेंट्स लोगों का बहुत कल्याण हो जाएगा। कैसे लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, तो ये इच्छा शक्ति कैसे जागृत होगी। और आपसे फिर चारों लोगों से मैं वो बात कहना चाहूँगा कि ये जो फीस वसूलने की बातें हैं, तो ऑलरेडी यदि बच्चों से, आप लोगों से या पालकों से स्कूलों ने फीस वसूली है, तो उनको वापस लेने की आप लोगों ने किस तरह से प्लानिंग की है कि भाई इसके आगे और क्या होगा, पालक और ज़्यादा मात्रा में तुम्हारे यानी जो आंदोलन है, ये इस शिक्षा के आंदोलन में, फीस का आंदोलन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व हो, इसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने नागपुर के स्कूलों में जो चल रहा है, उस मामले में बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने की है। तो ऐसा है कि हम लोग ने सारे रिप्रेजेंटेशंस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ के जो भी आमदार खासदार होंगे वहाँ तक हमारा रिप्रेजेंटेशन गया है। यहाँ तक के कलेक्टर के साथ भी, कलेक्टर ऑफिस में मीटिंगें भी हुई है, डिप्टी डायरेक्टर के साथ भी 4-5 सीटिंग हुई है इस विषय में। और इसलिए हमने जो भी एविडेंसेस उनके सामने दिए हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों को मिला हुआ है। इसमें हम जैसे अभिषेक भैया ने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया, मगर मैं शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमको बहुत मदद की इस विषय में। और स्वयं बच्चू कडू साहब ने 2-3 सीटिंग कलेक्टर ऑफिस में करवा करके वो सारे जो एविडेंसेस है कमेटियाँ गठित की, इंक्वायरी कमेटियाँ गठित की और लीगली लॉफुली प्रोसीजर करके उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कूलों से निकालने की कोशिश की। और अभी एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास सारी इंक्वायरी सारे स्कूलों की, जिन स्कूलों ने फ्रॉड किया हुआ है वो उनके पास है और उसके ऊपर सिर्फ आदेश निकालने की देरी है। जैसा कि हमने देखा है कि हिंगनघाट के भी कौन सी स्कूल, वो हिंगनघाट की एक जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उस प्राइवेट स्कूल में करीब 4 करोड़ 46 लाख की रिकवरी निकली है, आदेश निकाले हैं। नागपुर के विभागीय कार्यालय ने वो आदेश निकाले हैं। तो जैसे हिंगनघाट के स्कूल के लिए वैसे आदेश निकल सकते हैं रिकवरी के, वैसे ही नागपुर के 4-5 स्कूलों के भी आदेश निकल सकते हैं। यहाँ तक स्टेज आई हुई है, मगर अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आदेश नहीं निकाले हैं। क्यों नहीं निकाले हैं हम नहीं जानते। हम इंक्वायरी करने के लिए उनके पास जाते हैं तो हमको सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे कि बच्चू भाऊ कडू इस विषय में आगे तक लेके जाए और आदेश जो है रिकवरी का, ये नागपुर के जो स्कूल है जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है और जिनके ऊपर रिकवरी डिक्लेयर हुई है, जो मीटिंगें कलेक्टर ऑफिस में ली थी वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें भी रिकवरी के फिगर्स दिए गए हैं। तो ये रिकवरी के फिगर्स जब पब्लिक हो चुके हैं तो अभी तक आदेश क्यों नहीं निकला, ये हमें जानकारी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जानकारी हमें देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रोसेस में है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, रिकवरी निकल सकती है। बस पालक ने अपनी शक्ति बढ़ा करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके ये सब करवाना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये सब करने के लिए मान लो कि एक कोई आमदार या एक कोई मिनिस्टर कुछ करता है, तो बाकी सरकार में पूरे महाराष्ट्र में भी, यदि हम महाराष्ट्र की बात लेकर चलते हैं, पहले तो वैसे पूरे भारत में जिस तरह से चल रहा है शिक्षा का व्यापार, ये संविधान के खिलाफ भी है। तो ये संविधान के खिलाफ में ये पालक लोग या इससे अभिभावक जो हम कहेंगे, ये इस दिशा में आंदोलन की दिशा तेज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करना चाहिए, यानी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? मैं हर एक से पूछना चाहूँगा, आप चारों से पूछना चाहूँगा कि आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? क्या किसी आमदार के घर के सामने या खासदार के घर के सामने कुछ, यानी आगे का क्या प्लान है, क्या करेंगे? यदि ऐसा नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो आपको कोर्ट रिलेटेड बातें ही बता पाऊँगा बीइंग अ लॉयर। तो अभी सबसे पहले तो हमने ये करना चाहिए कि जो हाईकोर्ट में एसोसिएशन ने पिटिशन फाइल किया है उसमें पेरेंट्स ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके अपना पक्ष
कोर्ट के सामने रखना चाहिए। दूसरा, अगर पॉलिटिकल मेथड से अगर नहीं निकल पाता है कोई सॉल्यूशन इसमें, तो कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला होता है। कोर्ट के रास्ते जाके अगर एक्ट का जो अपेरेंट वायोलेशन है, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि एक्ट का वायोलेशन है, इलीगल रिकवरी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने कोर्ट में जाके एक जनहित याचिका भी फाइल कर सकते हैं और कोर्ट इस चीज़ का ज़रूर संज्ञान लेगा। ये मुद्दा बहुत ही क्लियर मुद्दा है जो कि कोर्ट के ख्याल में लाने के लिए कोई बहुत तकलीफ की बात नहीं होगी। अब मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो एक्ट है फीस रेगुलेशन एक्ट, उसका सेक्शन 6(1)(b) उसमें क्लियरली बोला गया है कि आप हर 2 साल में सिर्फ 15% फीस बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप इनके रिकॉर्ड कॉल करके अगर कोर्ट इनका रिकॉर्ड मांगता है तो इनको रिकॉर्ड देना पड़ेगा स्कूलों को, वहाँ पे ये लोग नाखुद नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऑडिट होता है, अगर कोर्ट के डायरेक्शन से अगर ऑडिट होता है तो क्लियर पता चल जाएगा कि इन्होंने हर साल 15-15, 20-20% फीस बढ़ाया है, जबकि हर 2 साल में ये बढ़ा सकते हैं। तो वहीं पे आपका अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने एक्सेसिव रिकवरी किया है। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि सेक्शन 2(k) उसमें फ़ीस डिफ़ाइन किया गया है एक्ट में, और उसमें बताए गए हैं कि आप कौन कौन से हेड्स के अंडर में फ़ीस ले सकते हैं। तो उसमें जो स्पेसिफाइड हेड्स है, वो हेड्स के अलावा भी स्कूलों ने बहुत सारे ऐसे हेड अपने मनमानी बनाए हुए हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिकवरी किए है। वो पैसा भी उन्होंने एक्सेसिव रिकवरी के अंडर में लाके वो भी रिकवर किया जा सकता है। अब ये रिकवर करने के बाद में इनको पीनल प्रोविज़न भी है अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट, जहाँ पे उनको रिकवरी करके, अगर फर्स्ट इंस्टेंस है जहाँ पे अगर ये प्रूव होता है कि एक्सेसिव रिकवरी किया गया है तो इनको वापस देना पड़ता है। सेकंड अगर इंसिडेंस ऐसा आता है, फर्स्ट टाइम में सिर्फ रिकवरी करके वापस देना है, सेकंड में तो इम्प्रिजनमेंट का तक के प्रोविज़न है। जो अथॉरिटीज़ है उनको इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविज़न दिया गया है। बट ये अगर डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर कोर्ट का रास्ता हमेशा से ही खुला रहता है, और वो चीज़ होती है जो फाइनल होती है, और कोर्ट इसका ज़रूर संज्ञान लेगा। इसके लिए सिर्फ सब पेरेंट्स लोगों को एकत्रित होकर अपनी एकता दिखाते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि सर आपने सवाल किया है कि आगे की हमारी योजनाएं क्या रहेगी या आगे हम क्या कदम उठाएंगे, रणनीति जिसे आप बोलते हैं राजनीतिक भाषा में, रणनीति। अब मैं क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, एक पालक के हैसियत से यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ पड़ेगी क्योंकि हाँ कि आपको, हाँ शिक्षा की लड़ाई है, जी हाँ, शिक्षा को बचाने की लड़ाई है जी हाँ, और ये लड़ाई चलती है तो रण में ही चलती है, रण में ही चलती है, रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने कि कोई भी लड़ाई जब होती है तो वो एक रणभूमि में ही होती है, रण के मैदान पे होती है जहाँ पे युद्ध चलते हैं। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य मैं बोलूँगा कि आज आपको शिक्षा के लिए भी आपको रणनीति तैयार करना पड़ रहा है, आपको आंदोलन तैयार करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एक बेसिक चीज आप शायद 25 साल 30 साल पहले का अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले के इलेक्शंस होते थे तो इलेक्शन का बेस क्या होता था? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली। ये 4 बहुत बड़े मुद्दे होते थे जिसपे हर साल जो है हर कोई नई पार्टी आके, या जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन है जो भी है, वो आके यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते थे और उसी आधार पे चुनाव होते थे और उसी आधार पे जीत का रास्ता तय होता था। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि अब मुद्दे क्या हो गए हैं? रेप केस मुद्दा हो गया है, अब हो गया है हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन गया है, अब मंदिर मस्जिद मुद्दा हो गए हैं। अब आपके दिमाग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर सेट कर दिया गया है, मीडिया के माध्यम से बोलो या बाकी माध्यमों से बोलो, कि आपको सिर्फ वही चीज दिखाई जा रही है जो चीज वो दिखाना चाहते हैं। और आपके बेसिक मुद्दे जिससे आपको तकलीफ है, जिसमें आप रोज सफर कर रहे हो, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, वो मुद्दे आप खुद भी भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने दिन भर सुना क्या? सुबह से आप उठे तो आपने पेपर में क्या पढ़ा? रेप केस पढ़े, आपने एक्सीडेंट पढ़े, आपने मंदिर मस्जिद पढ़ा, आपने हिंदू मुस्लिम पढ़ा, तो आपके दिमाग में वही चीज घूम रही है। और जो चीज आपके दिमाग में सुबह से आएगी, क्योंकि आप सुबह से उठने के बाद में तुरंत एक तो चाय की प्याली उठाते हैं और दूसरा उठाते हैं न्यूज़पेपर, और उसके बाद और कुछ कमी रह गई तो वो टीवी पूरा कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप जो सुबह से उठ के जो चीज़ें देखेंगे ना, वही चीज़ें आपको आगे भी फिर दिन भर आपके दिमाग में चलेगी और आप डिस्कशन भी उसी बारे में करेंगे। तो आज जो बेसिक चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो गायब होती जा रही हैं।
हाँ, विषय से हटती चली जा रही हैं। आपका पहले चुनाव का मुद्दा होता था, शिक्षा होती थी, स्वास्थ्य होता था। शिक्षा और स्वास्थ्य आज ये दोनों ऐसे माध्यम बन गए। मैं पहले भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोल चुका हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में आज ऐसे दो माध्यम है जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जबकि ये बेसिक सुविधाएं ये गवर्नमेंट को फ्री देनी चाहिए, लेकिन आज ये आय के सबसे बड़े माध्यम बन गए। और इसी के आय के सबसे बड़े माध्यम बनने के कारण कहीं ना कहीं किसी सरकारों ने पहले के कुछ 10-20 साल पहले से ऐसा कानून बना के रखा है कि इनमें टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, जो लोग आपकी अर्थव्यवस्था में सहायक नहीं है, जो लोग आपको टैक्स के नाम पे कुछ भी नहीं देते, आप आज उनको 100% सुरक्षा दे रहे हैं। रूलिंग पार्टी के लोग, या अपोजिशन भी दे रही थी इसके पहले जब वो सत्ता में थी। और आज जो लोग आपको व्यापारी वर्ग बोले या कोई एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति बोले या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोले, आज जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था में सहायक है, जो टैक्स भर रहा है फुल, आज उनकी तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनके ऊपर एक के बाद एक अन्याय किए जा रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये आगे बढ़ना चाहिए या इसको कहाँ तक ले जाना चाहेंगे आप, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसके बारे में आगे की रणनीति के बारे में आप कैसे लोगों को बताएंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? मैं भी आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश करने ही वाला था। सबसे पहले तो एज एन एक्टिविस्ट, जैसा मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, तो एज एन एक्टिविस्ट सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि पालक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको बताना कि उनके क्या अधिकार है, और पालक लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी सारे पालक हैं जो घबराए हुए रहते, डरे हुए रहते कि अगर प्रोटेस्ट में चला गया, अगर मैं आंदोलन में चला गया, अगर पुलिस केस हो गई या ऐसा कुछ हो गया तो मेरी नौकरी जा सकती है, मेरा नाम खराब हो सकता है, मेरा स्टेटस खराब हो सकता है, मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारे अगेंस्ट जो कंप्लेंट होगी वो कोई हम क्राइम तो कर नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस पकड़ के आपको सीधा 8-10 दिन के लिए जेल में डाल देगी या सीधा फांसी पे चढ़ा देगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट होगी, जाने के बाद में हम कोर्ट की तरफ से वो कंप्लेंट का भी हम निपटारा कर सकते हैं। तो मैं पालक लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि डरिए मत। आपके खुद के जवानी के दिन, कॉलेज के दिन आप याद कीजिए कि वो टाइम पे आप जैसे एक आंदोलन में या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, वैसे ही आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो तो हमको एज अ पेरेंट, हमको एज अ पावर दे ही रहा है, लेकिन एक भारत का नागरिक होने के साथ हमको जो पावर एक्ट जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो दो पर्टिकुलर एक्ट के बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। ये गाइडलाइंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं और ये बहुत ही तगड़ी और मजबूत गाइडलाइंस है। अगर आप पालक लोग चाहे तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं NCPCR के, और वहाँ पे अलग अलग विभाग उन्होंने दिए हुए हो, उसमें से अपने वाला जो विभाग है वो सिलेक्ट करके आप उसमें पढ़िए। तो बहुत मजबूत गाइडलाइंस है जो बच्चों को हेल्प करती है कि बच्चों को अगर कोई पीड़ित कर रहा है, बच्चों को अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है वो NCPCR के तहत। तो आप घबराइए मत, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको बहुत मजबूत उसमें कानून बनाया हुआ है और इसका मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ और जिससे मुझे 2 घंटे के अंदर राहत मिली है। दूसरा एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसमें भी कहा गया है कि उसमें एक होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो बच्चों की अगर हैरेसमेंट हो रही है, अब जैसा मैं खुद एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरे क्या बोलते हैं कि मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी भुगत रही थी। अब मैंने एक्टिविस्ट किया, मैंने एक्टिव रहा, स्कूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा जगह कंप्लेंट की, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी आवाज़ उठाई। तो मेरे बच्ची का 72 दिन तक के ऑनलाइन क्लासेस बंद थी सर, 72 दिन तक के। यानी एक तो सबसे पहले स्कूल ने एक गैरकानूनी काम किया, जैसा अभिषेक जी ने कहा कि EPTA मेंबर्स को बिना पूछे ही इन्होंने डिसीजन लिया। सबसे पहला गैरकानूनी काम वो, यानी हमने आपको रिक्वेस्ट, पेरेंट आपके पास नहीं आए थे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करो कहने के लिए, आपको फीस चाहिए थी करके आपने चालू किया, वो भी EPTA या PTA मेंबर्स को बिना कंसल्ट किए हुए। एक तो गैरकानूनी काम आपने वो किया, ठीक है। आपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी। अब आपको तो ये मालूम था, हमारा ये झगड़ा तो पिछले साल से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है कि हम पैसे नहीं भरने वाले। अगर आपको मालूम था कि हमने पिछले साल के पैसे नहीं भरे, ये साल के भी हम पूरे पैसे नहीं भरने वाले, तो सबसे पहले आपने वो चालू क्यों किया? ठीक है, चालू किया तो फिर आपने बच्चों को ऑनलाइन से हटाया क्यों, पैसे नहीं भरे करके बंद क्यों किया?
तो ये हो गई बच्चों पे जुल्म, यानी दिस इज़ मेंटल एंड मॉरल हैरेसमेंट, टॉर्चर है। तो इसके अगेंस्ट में ये जो 2 लॉ है जो मैंने आपको कहा, वो 2 लॉ बहुत मजबूत है, एनसीपीसी और जेजे एक्ट 2015। इसके अगेंस्ट में सीधा पुलिस कंप्लेंट आप कर सकते हैं, जो मैंने करी। और इसकी नागपुर में भी हेल्पलाइन है, त्रिमूर्ति नगर रिंग रोड पे इनका ऑफिस है। वहाँ की लेडीज़ बहुत ही मदद करने वाली है और उनका काम भी सराहनीय है। मैंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के 2 घंटे के बाद में उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया और उनको कहा, इसमें क्लियर कट कहा जाता है, इसके सेक्शंस में आपको बताता हूँ कि जेजे एक्ट 2015 दिस फॉल्स अंडर द कॉर्पोरल पनिशमेंट कैटेगरी, सेक्शन 75 और सेक्शन 82 ऑफ द सेड एक्ट, यानी सेक्शन 75 और सेक्शन 82 जो है, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, यानी प्रिंसिपल, फॉर अस पेरेंट्स के लिए प्रिंसिपल है, उसको सीधा 1 साल की सख्त मजदूरी की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक के दंड हो सकता है। अब ये प्रिंसिपल लोगों को भी मालूम नहीं होगा, कुछ को मालूम होगा, कुछ को मालूम नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल लोग क्या सोचते हैं कि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो मैनेजमेंट विल प्रोटेक्ट मी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि मैनेजमेंट कहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, यानी वो मैनेजमेंट कुछ करे या नहीं करे, लेकिन जहाँ पे ये साबित हो गया कि इन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया है, मेंटल और मॉरल टॉर्चर इनको दिया है, फिजिकल टॉर्चर अगर इनको किया है, तो सीधा बिना कुछ पूछे पुलिस स्कूल के प्रिंसिपल को उठा के जेल में डाल सकती है और कानूनी कार्रवाई बाद में होगी। ये प्रिंसिपल लोगों को नहीं मालूम। इसका मैंने इस्तेमाल किया और 2 घंटे के अंदर मेरी बच्ची की ऑनलाइन क्लासेस बिना कुछ सवाल पूछे चालू हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमको जवाब ऐसे मिले थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी इनका टेक्निकल प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि 72 दिन तक के सॉल्व नहीं कर सके। जब मैंने ऑफर किया कि मैं अपने खुद के जेब से पैसे खर्चे करके सॉफ्टवेयर वाला लेके आता हूँ, वो कर देगा, तो स्कूल ने मना कर दिया। तो 72 दिन तक के जो टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो जवाब हमारी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा बच्चू कुड़ू जी को भी दे चुकी और उसके पहले भी जो 2 मीटिंगें हुई थी उनमें भी दे चुकी। तो 2 घंटे के अंदर वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होकर मेरे बच्ची के चालू हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चला कि बिना कुछ सवाल पूछे, ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, क्योंकि मेरे पास में प्रिंट आउट थे, व्हाट्सएप के मैसेजेस थे जो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। यानी मुझे बताने में भी ये शर्म आ रही है कि मैंने प्रिंसिपल मैडम को कहा कि बच्ची का क्लास बंद है, तो उस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन टीचर्स डे के दिन जब मैंने उनको अभिवादन किया तो 10 मिनट के अंदर थैंक यू मिस्टर अमित करके एक थम्सअप करके मेरे को मैसेज आ गया। तो इसका मतलब यह है कि आप बच्चों का भला नहीं चाहते, आपको सिर्फ पैसे चाहिए। अगर बच्चों का भला चाहते रहते थे तो फिर ऑनलाइन का जो आपने ये चालू किया है, एक तो सबसे पूछ के करते और सबके लिए फिर वो समान रहते। तो मैं पेरेंट लोगों से यही कहना चाहूँगा कि डरिए मत, आप आगे आइए। कायदे ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया हुआ है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे। आप स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, आपकी प्राइवेट जॉब है, पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद में ये कंप्लेंट जो है वो क्रिमिनल एक्ट में नहीं आती, वो सिविल में आएगी, जिसमें आपके नौकरी पे या आप पे इज्जत पे कोई उस पर दाग या छींटे नहीं उड़ने वाले या लगने वाले। तो मैं पेरेंट लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आंदोलन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा होकर आप आगे आ सकते हैं। ये अपने बच्चों के भले के लिए, अपने मेहनत की कमाई के लिए है। और बात अभी पैसे तो ठीक है, हम दे ही रहे, हर चीज़ के लिए लगते हैं, लेकिन ये जो बेकायदे से जो लूट रहे हैं स्कूल वाले, हमारा सिर्फ ये कहना है, हम कोई स्कूल वालों की दुश्मन नहीं है, हमारा सिर्फ उनसे ये कहना है कि कायदे ने जो कहा है वो हिसाब से ही आप पैसे लीजिए, उतने हम भरने के लिए रेडी है। हमने आज तक ये नहीं कहा कि हम पैसे नहीं भरेंगे, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो कायदा बोलता है, जो एक्ट में लिखा है, वो हिसाब से आप पैसे लो, हम आपको आज भी पूरे पैसे देने के लिए रेडी है। एक और चीज़ आगे जाते हुए, जैसा भारतीय अभिभावक संघ है, आंदोलन हम आगे के लेवल की आंदोलन हम सोच रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि साखळी उपोषण, मराठीत म्हण आहे, साखळी म्हणजे म्हणतात त्याला साखळी उपोषण, यानी बेमुदत अनशन पे बैठेंगे, यानी सुबह से शुरू करेंगे, 25 लोग बैठेंगे, फिर और 25 लोग आएंगे, फिर दूसरे दिन रोटेशन में ये आंदोलन चलता रहेगा। इसका हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसके लिए हमको पुलिस परमिशन मिले नहीं मिले, हमको उसके लिए जेल जाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो हम 100% करेंगे, क्योंकि हमको एक दिन के ऊपर ये पुलिस हमको जेल के अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं किया। हम हमारे अधिकार के और लीगल तरीके से हम लड़ रहे हैं और हम खरे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। स्कूल क्योंकि इलीगल है। दूसरा एक, यानी एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं सोच रहा था, अब फिजिकली तो मैं वो करने के लिए फिट हूँ नहीं, लेकिन उसके लिए मेरे को महीना भर पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि नागपुर से दिल्ली की तरफ पैदल मोर्चा, एक चलूंगा, एक चलना शुरू करूंगा, ऐसा हो सकता है 2-4 लोग और मिल जाए, या एटलीस्ट कम से कम वो हिसाब से मीडिया या फिर नागपुर में किसी एक भले बड़े चौक पे अपना एक बोर्ड लेके सुबह ट्रैफिक के टाइम पे बैठना। ये मैंने पहले ऑलरेडी किया था 1 साल पहले। तो वो टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस वाले, स्कूल वालों ने उनका नाम खराब होता है करके पुलिस कंप्लेंट कर दी, वो केसेस अभी भी चल रही है। तो मेरे को उसमें कोई डर नहीं है, अगर सही हो। इस मामले में मैं सोचता हूँ कि अभिभावक संघ एक, कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा,
मिल के हाथ बढ़ाना, तो आपको मिल कर के ही करना होगा। और ये जब तक आप संगठित होकर के कुछ काम नहीं करेंगे तो इसमें रिजल्ट भी नहीं आएंगे। अकेला करेगा तो अकेले को कभी कभी ऐसे होता है कि कोई अलग ढंग से मैनेज कर लेते हैं, या फिर कुछ हाँ चलो तुम्हारे बच्चे का बराबर कर दिया, तुम चिल्लाते क्यों हो। ये बहुत बार हुआ है और मीडिया में आया है ये सब बातें। और इसलिए हम चैनल के माध्यम से जो चर्चा चल रही थी हमारी जनहित में चर्चा, ये स्कूल की फीस माफ़ी को लेकर कि भाई जितनी हो सकती है उतनी कमी कर दी दिया है उसमें, और शिक्षा का ये अधिकार है, इसके व्यापार ना बनाया जाए। आज मेरे साथ में यहाँ पर एडवोकेट रितेश धावड़ा जी थे, अभिषेक जैन जी, अजय चालखुरे जी और अमित होशिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारी इस चर्चा में। फिर मिलेंगे किसी और समय पर किसी और विषय को लेकर जनहित चर्चा में।